अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाने वाला और उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, एथेंस की गलियों में नंगे पैर चलने वाला एक आम नागरिक, जिसकी नाक थोड़ी-सी चपटी हो और आँखें बड़ी-बड़ी, थोड़ा-सा भद्दा दिखने वाला व्यक्ति। जी हाँ, Socrates, an Athenian philosopher who lived 2400 years ago, walked barefoot through the streets and asked questions that made people uncomfortable. In today's lecture of the Lit Classroom, we will unpack who Socrates was, how he used questions instead of answers, and why Athens sentenced him to death for corrupting the youth. And if you are a student or teacher, this method is probably something you have already experienced without even knowing it. जी हाँ, तो बात कर लेते हैं सोक्रेट्स के बारे में, जिन्हें कि वेस्टर्न फिलोसफी का फादर भी कहा जाता है। सोक्रेट जो था वो मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसफर एंशियंट ग्रीक का माना जाता है। ही शिफ्टेड फिलोसफी फ्रॉम द स्टडी ऑफ नेचर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मॉरलिटी, ट्रूथ एंड एथिक्स। उनका जन्म 470 बीसीई में एथेंस यानी कि ग्रीक में हुआ था और 399 बीसीई में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लगभग 71 साल जिए। और अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनके पिताजी एक मूर्तिकार थे जिनका नाम सोफ्रोनिस्कस था, और इनकी माता एक मिडवाइफ थी जिनका नाम फेनेरिट था। अगर अर्ली करियर की बात करें तो एक फेमस फिलोसफर बनने से पहले ही एक सोल्जर और एक सिटीजन की तरह कार्य करते थे एथेंस में। Socrates believes true wisdom begins when a person recognizes their own ignorance. He devoted his life to examining justice, goodness, courage, virtue, and knowledge. An oracle at Delphi declared Socrates the wisest man in the Athens. लेकिन इन्होंने माना है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। इनका एक बहुत ही फेमस ये कोट मैं आपको बता रहा हूँ। Socrates believed this meant a wise person knows the limits of their knowledge. अगर इनके टीचिंग स्टाइल की बात करें तो इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, कोई भी स्कूल नहीं खोला, किसी भी तरह की फीस इन्होंने चार्ज नहीं की। इन्होंने अपने कन्वर्सेशन से, डिस्कशन से और डिबेट के थ्रू जो है लोगों को पढ़ाया है। ये यंग एथेनियंस के साथ बातचीत करते थे, पॉलिटिशियन के साथ बातचीत करते थे, सोल्जर्स के साथ बातचीत करते थे, वहाँ के ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं, आम लोग हैं, उनके साथ बात किया करते थे। और इनका जो मेन गोल था टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ एग्जामिनेशन। क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना और सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि खुद को पढ़ना, खुद के बारे में जानना। जैसे बहुत सारे फिलोसफर थे, इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। इनके जो आइडियाज़ है वो मेनली जो है तभी सर्वाइव होते हैं जब इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके विचारों को जो है आगे पहुंचाया। लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो एक सिंपल डेथ नहीं थी, इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। एथेंस में जो है पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लेकिन उस समय वार का जो है सीजन चला हुआ था, वॉर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो जिस कारण वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार जो थोड़ी सी घबरा गई थी। और फिलोसफर यानी कि हमारे सोक्रेट जो थे उनकी थोड़ी सी जो थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की थी कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते थे, जिस वजह से कि उन्हें बहुत सारे मुकदमे से गुजरना पड़ा, जिसमें मेन एक करप्टिंग टू यूथ था। मतलब जो यूथ को जो है भड़काना या फिर उनके उसके साथ जो है लगातार बातचीत रहती थी। तो और दूसरा उनके ऊपर एक मुकदमा था डिसरिस्पेक्टिंग द ट्रेडिशनल गॉड्स ऑफ एथेंस। तो उनके पीछे जो रियल जो मुकदमा था कि उनका जो बार बार क्वेश्चनिंग करना या फिर लोगों से बातचीत करना, तो उन सब चीज़ों ने जो है वहाँ की अथॉरिटी, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो थे, सोशल लीडर्स जो थे, उनको एक तरीके से जो है मतलब डरा दिया, बैकफुटर ला दिया। तो बहुत सारे पावरफुल जो लोग थे वहाँ के वो डर गए उनसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यंग पीपल को जो है, यंग गन्स हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस किया है। तो उसकी जो फिलोसफिकल इंक्वायरीज जो थी उसने मॉरल और पॉलिटिकल फाउंडेशंस को जो है वो चैलेंज किया था वहाँ की। तो उन पर ये मुकदमा चलाया गया और उन्हें जो हिमलॉक जो एक ट्री होता है उसका जहर देकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, जैसा कि 399 बीसी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जो उनकी मृत्यु है
वहाँ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो उस टाइम टेंस था। 30 टायरेंट्स का वहाँ पर उस समय रूल था, तो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया था। तो उनकी डेथ के बारे में उसके बाद जो है, अगर हम बात करें उनकी डेथ के बारे में, कौन से सिंबल जो है मेन रहे उसमें, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम था, कमिटमेंट थी ट्रूथ के लिए, मोरल करेज था। और उनके 2 शिष्य हुए हैं मेनली, एक प्लेटो और दूसरे हमारे पास जेनोफोन। तो दोनों के अलग-अलग विचार हैं सोक्रेट्स को लेकर। पहले हम प्लेटो के विचार के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्लेटो को समझा। प्लेटो जो थे उन्हें सोक्रेट्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टूडेंट और फॉलोवर कहा जाता है। सोक्रेट जो था वो प्लेटो के फिलोसफिकल थॉट्स से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से उन्होंने उसे अपना चेला भी बनाया। उनकी डेथ के बाद, सोक्रेट्स की डेथ के बाद, प्लेटो ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपने गुरु के विचारों को आगे ले जाने के लिए पूरी बिता दी। अगर हम बात करें प्लेटो के वर्क की कि सोक्रेट को किस तरीके से दर्शाया गया है, तो सोक्रेट ने खुद तो कभी कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन जितने भी डायलॉग जो है प्लेटो की बुक में लिखे गए वो सारे के सारे सोक्रेट के लिए समर्पित है। अगर हम बात करें मेजर डायलॉग्स की, तो वो रिपब्लिक में, फेडरस में, सिम्पोजियम और अपॉलजी प्लेटो के द्वारा लिखी गई है उसमें मिलते हैं। और इन सभी में जो है मेन स्पीकर जो है सोक्रेट को रखा गया है। अगर हम बात करें कि प्लेटो ने सोक्रेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया, तो प्लेटो ने सोक्रेट का इस्तेमाल हमेशा एक लिटरेरी और फिलोसफिकल कैरेक्टर की तरह यूज़ किया है। और उसने जो जितने भी सोक्रेट के फिलोसफिकल आइडियाज़ थे और उनकी जो थ्योरीज थी उन्हें अपनी बुक में मेंशन किया है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है रिपब्लिक में, जिसमें कि उन्होंने जस्टिस के बारे में, आइडियल सोसाइटी, मॉरलिटी और एजुकेशन के बारे में बात की है। और उन्होंने इसमें ये भी बोला है कि जस्टिस इज़ द एक्सीलेंस ऑफ द सोल। अगर हम बात करें ज़ेनोफ़ोन की, ज़ेनोफ़ोन ने सोक्रेट को किस तरीके से दर्शाया है, अगर उनके रिलेशनशिप की बात करें, तो ज़ेनोफ़ोन भी एक तरीके से स्टूडेंट ही रहा है सोक्रेट्स का, और एडमायरर भी रहा है, प्रशंसक भी रहा है। जैसे प्लेटो की तरह, तो ज़ेनोफ़ोन ने जो है वो एक मेनली हिस्टोरियन था, एक सोल्जर था और एक प्रैक्टिकल थिंकर भी था। उसने सोक्रेट के बारे में लिखा है और अपने टीचर को जो है उसने कहीं न कहीं डिफेंड किया है, और उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में भी लिखा है। और जेनोफोन ने जो है सोक्रेट को एक अलग तरीके से थोड़ा-सा रिप्रेज़ेंट किया है, जिसमें कि प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन्ड तरीके से दर्शाया गया है सोक्रेट को, मॉरली अपराइट दिखाया गया है, रिलीजियस एंड सेल्फ कंट्रोल्ड दिखाया गया है, अ गाइड फॉर एथिकल डेली लिविंग इस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें, तो उन पे एक मुकदमा चला था कि जिसमें उन्होंने एथेंस के गोल्ड के खिलाफ लिखा था, लेकिन जेनोफोन कहते हैं कि वो रिलीजियस व्यक्ति थे और थोड़े से सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति भी थे। और जेनोफोन ने जो है मेनली फोकस किया है मॉरल बिहेवियर पर, प्रैक्टिकल विजडम पर, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ पर, और गुड गुड सिटीजन। अगर मेजर वर्क्स की बात करें जेनोफोन की, जो सोक्रेट्स के बारे में उन्होंने लिखे है, मेमोरेबिलिया है एक, ये डिफेंस है ये सोक्रेट के अगेंस्ट, जो है उस पर एक्यूजेशंस लगे थे उसके लिए, जो और उसमें जो है सोक्रेट को एक वाइज और वर्चुअस टीचर तरह दिखाया गया। अपॉलजी, इसमें डिस्क्राइब किया गया सोक्रेट की स्पीच को, उसके जब उसने उसका ट्रायल था उस टाइम जो स्पीच दी थी उसमें ये बताया गया। सिंपोजियम है, इसमें जो है कन्वर्सेशन जो है फ्रेंडशिप, लव और वर्च्यू के लिए कन्वर्सेशन जो है वो दर्शाई गई है। अगर हम बात करें अब डिफरेंस की ज़ेनोफ़ोन का सोक्रेट और प्लेटो के सोक्रेट के बीच में, तो प्लेटो का सोक्रेट जो है बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल था, जबकि ज़ेनोफ़ोन का सोक्रेट जो था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था। जहाँ पर प्लेटो के सोक्रेट ने जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया, वहीं हमारे ज़ेनोफ़ोन जो थे उन्होंने फोकस किया एथिक्स और डेली कंडक्ट पर। Plato Socrates explore metaphysics and justice, while Xenophon Socrates emphasizes morality and discipline. Plato Socrates complex intellectual figure, but Xenophon Socrates simple moral teacher. So इन दोनों ने अलग अलग तरीके से जो है डिस्क्राइब किया अपने अपने तरीके से सोक्रेट के बारे में। अगर हम बात करें फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि सोक्रेट्स ने दी, तो सबसे पहले हमारे पास उसमें आ जाता है सोक्रेटिक डायलॉग, जिसमें कि ये एक मेथड होता है फिलोसफिकल कन्वर्सेशन का, जिसमें कि सच को जो है तलाशा जाता है, ढूंढा जाता है क्वेश्चंस और आंसर्स के जरिए।
और ये जो है इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोक्रेट्स टीचिंग स्टाइल, और इस फॉर्म को जो है सोक्रेट के टीचिंग स्टाइल का फाउंडेशन या फिर उसकी नींव बताया जाता है. And number two, we have the Socratic method, a technique of systematic questioning used to expose contradictions, challenge assumptions, and guide people toward truth and self-knowledge. थर्ड, सोक्रेटिक आयरनी, या फिर इसे आयरोनिया कहते हैं. आयरोनी आप तो समझते हैं कि जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है इन अ फनी वे, या फिर हम उसका मजाक उड़ाते हैं. A method where Socrates pretends to be ignorant so that others speak freely and reveal weaknesses in their own argument. The iron and literary irony. The iron is a character who hides intelligence behind apparent ignorance. कि वो अपनी बुद्धिमत्ता को छिपा देता है. दिस आइडिया लेटर डेवलप्ड इनटू द लिटरेरी कंसेप्ट ऑफ आयरनी. जैसा कि मैंने अभी कहा, सेइंग वन थिंग व्हाइल मीनिंग अनदर, कि कुछ कहना लेकिन उसका मतलब जो है कुछ और ही होता है. नंबर 5, Socrates as a gadfly. Socrates described himself as a gadfly sent to awaken society through constant questioning and criticism of accepted beliefs. Number 6, Socrates' moral philosophy. Socrates believed that the main aim of life is to learn how to do good and avoid evil, wisdom, self-knowledge and virtue. Number 7, Socratic intellectualism, या फिर हम बात करें moral intellectualism के बारे में. The belief that virtue is knowledge. ये belief जो है Socrates का है, virtue is a knowledge. According to Socrates, people do wrong because of ignorance. A person who truly knows the good will naturally do good. Virtue and knowledge. Socrates believed virtue and knowledge are inseparable. True wisdom leads to moral behavior and ethical living. Number 9 है हमारे पास Socratic eudaimonism. The belief that true happiness, यानी कि eudaimonia, comes from virtue and moral excellence and a wise life rather than wealth or pleasure. Number 10, Socratic daimonia. The divine inner voice or spiritual sign that warns Socrates against making wrong decisions and guide his moral actions. Number 11, the Socratic problem. ये प्रॉब्लम भी उनको जैसे फेस करनी पड़ी. The difficulty of distinguishing the real historical Socrates from the different portraits given by writers such as Plato, Xenophon, and Aristophanes. अब बात करें इनके लेगेसी और इन्फ्लुएंस की, तो सोक्रेट को जो है वेस्टर्न फिलोसफी का फादर कहा जाता है. उसके जो आइडियाज है, प्लेटो, एरिस्टोटल, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई उनके आइडियाज से, और बाद में जो है वेस्टर्न फिलोसफी के एक तरीके से पिलर भी बने. ही प्रमोटेड क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड मोरल इंक्वायरी. अगर हम कंक्लूजन की बात करें इसमें कि क्या निष्कर्ष बैठता है, जो सोक्रेट जो है फिलोसफी को उन्होंने सच पर फोकस करने के माध्यम से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया. उसमें वर्च्यू की बात करें चाहे एथिकल लाइफ की बात करें, उनका जो फेयरलेस कमिटमेंट था विजडम के लिए और क्वेश्चनिंग के लिए, उन्होंने एक तरीके से इसे एक लास्टिंग सिंबल बनाया इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और मॉरल करेज का. और सोक्रेट का एक बहुत फेमस कोट भी है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. तो ये रहा सोक्रेट के बारे में. आज के लिए सोक्रेट के बारे में इतना ही. इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर _lit_classroom, और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं द लिट क्लासरूम के नाम से. और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं उस चैनल में ज्वाइन होकर, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए द लिट क्लासरूम के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना. धन्यवाद.